नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के एक क्राइम एपिसोड में। जी हाँ, ये क्राइम एपिसोड है और ये एपिसोड जो है ये आया है असम के गुवाहाटी से। तो ये कहानी है किस तरह से, इस कहानी में पता है क्या, इस कहानी में क्या है, बदलते हुए रिश्ते हैं। रिश्ते किस तरह से प्यार से शुरू हुए थे और एक घातक मोड़ ले लेते हैं। किस तरह से एक जिम ट्रेनर जो थी वो एक कातिल बनी, किस तरह से उन्होंने चीजें छुपाने की कोशिश की, लेकिन अंत में कहते हैं कि जो बुरा होता है वो छुप नहीं सकता। तो जो अंत में उनकी कहानी निकल के आई और एक केस सॉल्व हुआ, वो सब मैं आपके सामने पेश करूंगा। और इस सॉल्व होने के बाद किस तरह से हमारे कानून के लूप होल से जो क्रिमिनल्स थे वो अभी तक बचे हुए हैं, मैं ये भी आपको शो करूंगा एक ही स्टोरी में। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है 29 अगस्त 2022 की। गुवाहाटी असम में एक जगह है नूनमाटी। वहाँ की पुलिस स्टेशन में 29 अगस्त 2022 में एक वंदना कलिता नाम की 32 वर्षीय स्त्री आई और इस रिपोर्ट में वंदना ने कहा कि उनके हस्बैंड अमर ज्योति डे और उनकी माताजी, उनके हस्बैंड की मम्मी यानी कि उनकी सासू माँ शंकरी डे जुलाई से लापता है। मतलब ऑलमोस्ट 22 जुलाई से लापता है, लाइक एक महीना समथिंग हो गया है। और उसने ये बताया कि मैंने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन हमारी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसके पति और उसकी सासू माँ से। और पुलिस वालों ने भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की और कुछ पता नहीं चला। तो ये एक चीज़ थी जो पुलिस वालों ने पहला स्टेप गलत लिया था। ये रिपोर्ट लिखने से 4 दिन पहले जो वंदना थी ये अमर ज्योति के कजिन थे जिनका नाम था निर्मल्या डे। ये उनसे भी मदद मांगने गई थी कि आप प्लीज मेरे पति को ढूंढ दो, उनकी सासू माँ को ढूंढ दो। लेकिन जो उनके कजिन थे उनका रिस्पॉन्स बहुत ही न्यूट्रल था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बात सुनी अनसुनी कर दी होगी या उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात। अमर ज्योति डे और उनकी माँ जो थी निर्मला डे, उनके बारे में कोई खोज खबर थी ही नहीं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि कोई उन्हें खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहा था वंदना के अलावा। और पुलिस वालों से भी मदद मांगी थी वंदना ने लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो 2 महीने बाद ना 22 अक्टूबर 2022 में जो निर्मल्या डे था, लाइक अमर ज्योति का कजिन जिससे हेल्प मांगने गई थी वंदना, ये जाता है उनसे मिलने के लिए गुवाहाटी उनके घर पे। लेकिन वहाँ जाकर के आस पड़ोसियों से पता चलता है कि ये जो निर्मल्या डे है ये तो बहुत पहले ही अपने बहू और बेटे के साथ रहने के लिए यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। एक्चुअली उस लोकेशन से 6 किलोमीटर दूर एक अमरावती अपार्टमेंट था निरंगिया लोकेलिटी गुवाहाटी में। तो अमर ज्योति और वंदना वहाँ रहा करते थे। और जब निर्मल्या जो थे उनके कजिन वो वहाँ पहुंचे तो उनको ये पता चला कि उन लोगों ने भी निर्मल्या डे को बहुत दिनों से आते जाते नहीं देखा, क्योंकि अक्सर कभी लोग घर से बाहर निकलते हैं तो दिख जाते हैं। लेकिन पड़ोसियों ने और आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो आप उन्हें काफी दिनों से यहाँ नहीं देखा है। अब होता क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उन्होंने भी कुछ ऐसा सोचा नहीं। डेट आई 21 नवंबर 2022, समथिंग 20-22 दिन बीत गए थे। उसके बाद 21 नवंबर 2022 को जो ये निर्मल्या डे थे अमरजोत डे के कजिन, ये गए उसी नून माटी पुलिस स्टेशन में। इन्होंने वहाँ एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई नून माटी पुलिस स्टेशन में। तो अभी नून माटी पुलिस स्टेशन में एक ही लोगों की, सेम लोगों की 2 रिपोर्ट मिसिंग की दर्ज थी। एक तो जो 29 अगस्त 2022 में वंदना ने करवाई थी और एक 21 नवंबर 2022 में जो कि निर्मल्या डे ने करवाई थी। और जो बता देता हूँ कि जो निर्मल्या डे थी ये असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की एक एक्स एम्प्लॉय थी। वो वहाँ पहले काम किया करती और अभी रिटायरमेंट में थी, मतलब कहते हैं ना पेंशन होल्डर थी। और साथ ही उनके नून माटी और गुवाहाटी में 5 फ्लैट्स भी थे जिन्हें निर्मल्या जी ने रेंट पे दे रखा था लोगों को। और गुवाहाटी में एक जगह है लाल गणेश एरिया, तो वहाँ पर भी एक लैंड को ओन करती थी जॉइंटली किसी के साथ, वो ओन किया करती थी। मतलब उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज थी। और पेंशन और रेंटल इनकम ये सब मिला करके ये था कि उनको हर महीने का एक अच्छा खासा अमाउंट उनके पास आता था।
और इसी बात को लेकर के निर्मल्या जो कि कजिन थे और वंदना जो कि वाइफ थी, दोनों ने इसी बात को लेकर के शक जाहिर किया कि कहीं पैसों की चीज़ों को लेकर के किसी ने इन दोनों को, माँ बेटे को, किडनैप तो नहीं किया। अब सब लोग इस सोच में पड़ गए थे कि वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक कमाल की चीज़ ये थी कि कहीं कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया, कोई फिरौती का कॉल भी नहीं आ रहा था, हर जगह एकदम सन्नाटा था। तो एक्चुअली इस केस में सब लोग कंफ्यूज थे कि अचानक से दो लोग कहाँ गायब हो गए। अब ये मिसिंग रिपोर्ट कराने के बाद जो है वो निर्मल्या को ये पता चला कि जो रेंट आ रहा था उसका कलेक्शन वो तो कर नहीं सकती थी सासू, तो उनके बिहाफ पे वंदना कलेक्शन कर रही थी। और उन्होंने हाल ही में 3 नए लोगों को एक रेंट पे फ्लैट दिया था। लेकिन ये बहुत इट्स अ क्वाइट कॉमन थिंग कि भाई अब जो घर का कोई इंसान नहीं है तो ऑब्वियसली घर का कोई ना कोई इंसान तो जा करके कलेक्ट करेगा ना रेंट। तो इट वाज अ क्वाइट कॉमन थिंग मुझे लगता है, जो कि और यही बात निर्मल्या डे ने पुलिस वालों को भी बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। बट पुलिस वालों को लगा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पुलिस वालों को लगा सेम चीज़ कि भाई अब घर पे कोई नहीं है तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना किराए की। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि निर्मल्या डे के अलावा जो ये वंदना थी, वंदना ही सबसे ज़्यादा प्रेशर कर रही थी पुलिस वालों को कि इस केस को सॉल्व किया जाए। और वो कह रही थी कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए। इसीलिए पुलिस वालों का शक वंदना पे बिल्कुल नहीं गया। अब डेट आई 14 फरवरी, जो वंदना कमिश्नर ऑफिस में गई और उन्होंने पुलिस इनएक्शन को लेकर के शिकायत दर्ज की कमिश्नर को। और उसी सेम दिन निर्मल्या ने भी पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आरोप लगाया कि जो केस है इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अब जब दोनों की कंप्लेन आई तो भाई इन लोगों ने, पुलिस वालों ने प्रेशर में आकर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई। और इस जो टीम थी इसका हेड बनाया गया था डीसीपी कल्याण पाठक जी को। तो फिर इसके बाद जो कल्याण पाठक जी थे उन्होंने एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एकदम ताज़ी और नई चीज़ें, ही जस्ट स्टार्टेड द केस फ्रॉम जीरो। अब हुआ यूं कि जब पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस वालों ने सोचा चलो सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं पूछताछ की। तो जब पूछताछ में इन दोनों से पूछताछ हुई उसके बाद पहले ही पूछताछ में कुछ ऐसे तथ्य निकल करके आए बाहर जिससे पुलिस वालों का दिमाग भन्ना गया और केस को एक नई दिशा मिली। और ये जो केस था सिर्फ एक किडनैपिंग का केस नहीं होने वाला था। ये केस जो है ये एक बहुत ही भद्दा मोड़ आगे जाके लेने वाला था। अब प्राइमरी पूछताछ में निर्मल्या और वंदना से जब पूछताछ हुई तो पुलिस वालों को जो वंदना ने पहले अपने बयान दिए थे उससे जो नए वाले बयान हैं उनमें बहुत डिफरेंस फील हुआ। उन दोनों में काफ़ी समानताएं नहीं थी क्योंकि ना वंदना अपने बार बार बयान बदल रही थी। इस बात को लेकर के पुलिस वालों को शक जो है वो वंदना पे बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पर पैसा भी इन्वॉल्व था, तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की शंकरी डे और वंदना के बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाल के। शंकरी डे का एटीएम यूज करके हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा अमाउंट उनके एटीएम से विड्रॉ किया था। वो अमाउंट था अराउंड 5 लाख रुपीज। और ये जब चीज़ें आई तो फिर 17 फरवरी 2023 को वंदना को पुलिस वालों ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। पहले वंदना ने एज यूजुअल उसने पहले जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी टीम उसको बहुत गुमराह करने की कोशिश की और 2 दिन तक पुलिस वालों ने छोड़ा नहीं। सवाल जवाब का जो दौर था वो 2 दिन तक जारी था। और इस तरह से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है। सो यहाँ पर जो वंदना थी वो भी टूट गई। एंड फाइनली वंदना ने एक ऐसा कन्फेशन दिया जिसकी वजह से जो केस था ये सॉल्व होता हुआ काफ़ी हद तक दिख रहा था। लेकिन इस खुलासे को सुन करके कह सकते हैं कि मानवता भी शर्मसार हो गई, रिश्तों के परखच्चे उड़ गए। और वंदना ने ये एक्सेप्ट किया कि जो उसके हस्बैंड और उसकी सासू माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो कन्फेस करती है कि उसने ही उन दोनों का मर्डर किया है। लेकिन वो इस मर्डर में अकेले इन्वॉल्व नहीं थी। उसने बताया कि मैंने ये जो कत्ल है इसका अंजाम जो दिया है अकेले नहीं दिया, मेरे 2 दोस्त थे, एक धांती डे का और एक अरूप डे का। इन दोनों ने इस मर्डर में वंदना की मदद की थी। 26 जुलाई 2022 रिपोर्ट करने से करेक्ट 1 महीने पहले वंदना ने पुलिस वालों को बताया कि
शाम के 5 बज रहे थे और ये तीनों गुवाहाटी की तिनियाली में पहुंचे, जहां उनकी सासू माँ रह रही थी। और इस फ्लैट में वो अकेली रह रही थी। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जोग माया अपार्टमेंट्स है, वहां पर की बात है। 2 BHK एक फ्लैट था, उसमें ये जैसे ही दाखिल हुए इन्होंने देखा कि जो इसकी सासू माँ है वो टीवी देख रही हैं। काफी लाउड म्यूजिक था, तो उन्हें पता नहीं चल पाया कि कोई पीछे से आया हुआ है। तो जो आहट थी उससे अनजान सासू माँ आगे देख रही थी। तो यहाँ पर वंदना ने क्या किया कि पीछे से एक तकिया उठाया और सीधे अपनी सासू माँ के मुंह में कवर कर दिया। और जो अरूप था, अरूप ने उनके पांव पकड़ के रखे और तब तक उनके चेहरे को दबाया गया जब तक उनकी सासू माँ की सांसें नहीं रुक गई। लेकिन जो वंदना थी उसके सर पे खून ऐसा सवार था कि वो दरिंदगी की हद पार कर गई। उसने क्या किया कि एक बेलन जो है वो अपनी डेड बॉडी जो सासू माँ की थी उसके सर के पीछे रखा और एक दराती यानी कि एक मशेटी होती है उससे एक जोर से वार किया और अपनी सासू माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। अब बारी थी इस बॉडी को डिस्पोज करने की। तो जो अरूप डेका था उसने क्या किया कि ये जो बॉडी थी आंटी जी की, उसने 3 टुकड़ों में इनको काटा। और जो दूसरा था ना धांती डेका, वो घर के बाहर खड़ा था, अपार्टमेंट के बाहर, ताकि किसी को शक ना हो कि अंदर क्या चल रहा है, या वो चीज़ें बाहर संभालने के लिए अपनी पोजीशन पे खड़ा था। और जब अरूप बॉडी डिस्पोज कर रहा था तो ऑब्वियसली फर्श पे पूरा खून फैल गया होगा। तो उस फैले हुए खून को साफ करने का काम कर रही थी वंदना। और ये तीनों उनकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए मेघालय की ओर निकल गए। और इन्होंने बॉडी के कुछ पीसेस पॉलिथीन बैग्स के अंदर भरे थे, कुछ प्लास्टिक के अंदर भरे थे। और एक और चीज़ की, उन्होंने सर, एक पैर, एक मशेटी अलग पॉलिथीन बैग में किसी और जगह डिस्पोज की, ताकि टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए डिस्पोज की ताकि पुलिस वालों को चीज़ें मिले ना। और अपनी सासू माँ के हत्या करने के 22 दिन के बाद यानी कि 17 अगस्त 2022 में ये जो वंदना थी इसने अपने हस्बैंड का भी मर्डर कर दिया। वो भी किस तरह से, वो अपने अमरावती अपार्टमेंट्स में फ्लैट नंबर 11 पे बैठा हुआ था, अपना कुछ काम कर रहा था। और जो ये वंदना थी ये पीछे से आई, एक आयरन रॉड से अचानक से उसके सर पर हमला किया, जिससे उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और यहाँ पर जो अरूप था, अरूप ने उनकी बॉडी को 5 टुकड़ों में काटा, सेम अलग अलग बैग्स में भरा और अपनी जो इनकी गाड़ी थी जो कि धांती डेका की थी, उससे ये लोग इस बार मेघालय नहीं गए, इस बार इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जाकर के अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने उस बॉडी को डिस्पोज कर दिया। अब जैसे ही वंदना ने अपना कबूलनामा पुलिस वालों को दिया तो पुलिस वालों ने फटाक से धांती डेका और अरूप डेका को तिनसुखिया और खानपारा से अरेस्ट कर लिया, जो कि असम में ही पड़ते हैं। और दोनों ने एक प्राइमरी पूछताछ में ही अपने जुर्म को कबूल कर लिया। अब 22 फरवरी 2023 को जब पुलिस वाले इन तीनों से पूछताछ करने के 3 दिन के बाद जब इनको उस लोकेशन पे लेके गए जहां इन्होंने डिस्पोज की थी बॉडी, तो वहां पर पुलिस वालों को कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 6 महीना बीत चुके थे, 6 महीने तो एक बहुत लंबा टर्म था। तो बॉडी की शिनाख्त करने के लिए इन्होंने इनके जो कजिन थे उनको और उनकी मम्मी को भी बुलाया था, लेकिन बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि वो पहचान ही नहीं पाए। लेकिन एक ड्रेस का टुकड़ा था, एक नाइटी था जिसमें व्हाइट कलर की ड्रेस और बीच में लाल लाल करके फूल बने हुए थे, जिससे उन लोगों ने ये पहचान लिया, क्योंकि वो ये कहा करते थे कि भाई हाँ, ये जो ड्रेस थी वो अक्सर जो उसकी सासू माँ थी वो घर पे पहना करते थे, बिकॉज हम घर पे जब रहते तो वी लुक फॉर कंफर्टेबल ड्रेसेस। तो ये कपड़ा उन्हीं का था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं ये उन्हीं के हैं। अब वंदना जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को मेघालय के डॉकी में लेके गए, जहाँ की और भी उन्होंने बॉडी डिस्पोज की हुई थी और उस जगह से उन्हें बॉडी के पीसेस मिले, साथ में वो मैशेटी भी मिली जिससे इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था। धांती डेका की जो गाड़ी थी hyundai एक्सेंट, पुलिस वाले ने उसको भी सीज कर लिया और साथ ही साथ फ़ोन भी जब्त कर लिए, कॉल डिटेल्स निकाली, सब कुछ। और साथ ही साथ एक बंदा था इमरान अली, जिसको छोटू के नाम से बुलाते थे, उसको भी गिरफ्तार किया, क्योंकि 320 रुपये में उसने जो मशेटी थी वो वंदना को बेची थी। और जो पिलो यूज़ किया गया था उनकी सांसें दबाने के लिए, वो खून से भरा हुआ था, उसको प्लास्टिक बैग में लपेट के इन्होंने अमरावती अपार्टमेंट्स के पीछे फेंका हुआ था, वो भी पुलिस वालों ने बरामद कर लिया। और कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि वंदना ने अरूप डेका को इस क्राइम को अंजाम देने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे
क्योंकि अनुष्का की शादी होने वाली थी और अरूप को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए पैसों के एवज पे वंदना ने अरूप से इस तरह की मदद मांगी और उसे उसके बदले में 2 लाख रुपए दिए थे। अब ये जो माँ और बेटे थे, इनकी मर्डर के बीच में 22 दिन का गैप था। तो पुलिस वालों को ये लगा कि यार 22 दिन तक किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि जा करके पता करें कि वो कहाँ है, या फिर ये पता करें कि जब इसका मर्डर हुआ इसके बेटे का, तो ये पता अमरज्योति का, जो तब भी पता नहीं किया किसी ने, ना उसके खुद के बेटे ने जाकर के पता नहीं किया कि भाई मेरी माँ से इतने दिन तक मेरी बात नहीं हुई तो वो कहाँ है। पुलिस वाले इस चीज़ को लेकर भी क्वाइट कंफ्यूज थे। और अमरज्योति जब इतने दिनों तक गायब हो गया था, तो पुलिस वालों को ये भी शक हुआ कि यार किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि एक इंसान गायब हो गया है, वो दिख नहीं रहा है आसपास, तो किसी ने कुछ पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्यों? तो कुछ पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने ये बताया कि जो वंदना है उसने अपने घर की छत पे कुछ मैट्रेस और कुछ कपड़े तो जलाए थे, और उसी शाम को वो अपने गांव पानी खेती एक जगह है असम में, वो जहाँ से वंदना बिलोंग करती थी, वो चली गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई लोग उससे पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या जलाया, या फिर वो लोग कहाँ हैं। इन सवालों से बचने के लिए उसने एक एस्केप रूट निकाला, वो अपने गांव निकल गई। सबसे मेन चीज़ ये थी कि भाई अगर इतना बड़ा कांड हुआ है तो पुलिस वाले इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि मोटिव क्या था, वंदना का मोटिव क्या था इन दोनों की हत्या करने के पीछे। यू बिलीव कि जिस अमरज्योति को वंदना ने मौत के घाट उतारा था अपने पति को, बीकॉम सेकेंड ईयर में वंदना उसी के साथ घर छोड़ करके भागी थी, और न ही वंदना के घर वाले राजी थे इस शादी के लिए, नहीं अमरज्योति के घर वाले राजी थे, लेकिन इन्होंने लव मैरिज की थी। और शादी के बाद हुआ यूं कि कुछ चीज़ें बिगड़ गई, और जो अमरज्योति था वो बेरोजगार था, और दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। और इस शादी को लेकर के जो शंकरी जी थी वो बहुत नाराज थी अपने बेटे से। इसी बात को लेकर के उन्होंने अपने बहू और बेटे से दोनों से संपर्क बंद कर दिया था, सभी संबंध तोड़ दिए थे। तो घर में इनके फाइनेंशियल भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। अब वंदना ने यहाँ पर खुद को और अमरज्योति को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली एक कॉल सेंटर में काम भी किया था 2 साल तक। अब हुआ यूँ कि 2 साल का समय बीत गया तो माँ बाप है माफ़ कर देते हैं अपने बच्चों को, तो उन्होंने फाइनली उनको एक्सेप्ट किया और फाइनेंशियली भी उन दोनों को हेल्प करने लग गई। अब मदर इन लॉ का ये सपोर्ट देख करके वंदना ने अपने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी, और उसने पास ही में एक जिम था वहाँ एज अ ट्रेनर ज्वाइन कर लिया। और साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद कुछ महीने की उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, उसके बाद फिर एक पंप मसल जिम है बोंडा में, गुवाहाटी के पास में, उन्होंने एज अ ट्रेनर वहाँ जॉब ज्वाइन कर ली। इस बात को लेकर के जो शंकरी जी थी, उनकी सासू माँ थी, वो पसंद नहीं आ रहा था उन्हें, क्योंकि जो वंदना का था जिम ज्वाइन होने के बाद रहना तरीका, तौर तरीका बहुत कुछ बदल गया था, जो कि शायद उनकी सासू माँ को समझ आ रहा था कि मतलब शी इज़ नॉट अ राइट वे। इसलिए उन्होंने फिर से उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया था। वंदना ने पुलिस वालों को अपने बयान में ये भी बताया कि अमरज्योति जो था उसके रिलेशन अपनी माँ से अच्छे नहीं थे, साथ ही साथ उसके और बहुत सारी औरतों के साथ रिलेशन भी थे, और वो शराब पीने का आदी था। अब वंदना ने ये भी बताया इसीलिए अब जब घर में झगड़े होते थे इसलिए वो वंदना के साथ अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गया था, अपनी माँ के साथ नहीं रह रहा था। और किसी को भी लगेगा भाई कि अपने रोज रोज के झगड़े और इस सब से परेशान होकर के अगर वंदना ने ऐसा किया, अलग घर में रहने का डिसीजन सही था। लेकिन वंदना की जो कहानी थी ये बस पुलिस वालों की और पब्लिक का जो नैरेटिव है उसे ले करके उसे देखने का नजरिया बदलने के लिए उसने बनाई थी। असल में ऐसा कुछ नहीं था। जब पुलिस वालों ने वंदना के आस पड़ोसी से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है, उन्होंने एक इंसान को अक्सर उनके घर पे आते जाते हुए देखा था। सोर्सेज ये कहते हैं कि जो वंदना थी वो उन्हीं के रेंट पे रहने वाले एक इंसान था, वही होंडा सिविक वाला धांती डे का, उसके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थी। जब अमरज्योति को इस बारे में पता चला कि ये जो वंदना है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस बात को लेकर के दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। अब वंदना के कैरेक्टर को लेकर के जो शक था वो तो इनकी सासू माँ को पहले ही लग गया था, और जब इस तरह की चीज़ें होने लगी और अमरज्योति को भी पता चला तो बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। अब था ये कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज इतनी थी और वहाँ का रेंट इतना अच्छा खासा आता था कि अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता था। अब अगर डिवोर्स देती तो उसे कुछ नहीं मिलता।
तो इसी के चलते उसने डाइवोर्स देना एक समझदार ऑप्शन नहीं लगा। पैसों के लालच में आकर के उसने डाइवोर्स नहीं दिया और इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। और उसने हेल्प ली किसकी, जो जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, धांती डेका, और उसके एक दोस्त अरूप डेका, इन दोनों की मदद भी ली थी। जो धांती डेका था ये पेशे से कैब ड्राइवर था, और जो अरूप था वो अपने पिताजी के साथ सब्जियों का ठेला लगाता था। जब पूछताछ की गई थी, इन दोनों के पिता का कहना यही था कि उनके बेटे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है और उन्हें वंदना ने फंसाया है। लेकिन सच तो यह है कि जो धांती डेका था वो इस लालच में आ गया था कि वो उन पैसों पर ऐश करेगा जो कि सासू और उसकी हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई ओनर था नहीं, होल एंड सोल ओनर बन जाती वंदना, तो वो उस लालच में था कि मैं आराम से ऐश करूंगा, अपने आप चीज़ें होते रहेंगी। और जो अरूप डेका था उसकी शादी होने वाली थी, तो 2 लाख रुपए के लालच में आकर के उसने ये सब किया था। अब अरूप की शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी के बाद जो रिसेप्शन पार्टी होती है उससे ठीक 3 दिन पहले पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया था। तो जो धांती डेका के पापा थे उन्होंने ये बताया कि वो तो साल भर पहले भी एक बार हमारे घर पे आई थी और उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो ये लड़की है वंदना, ये शादीशुदा है। और इवन एक बहुत बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि वंदना ने अपना नाम धांती के पापा को बताया ही नहीं, गलत नाम बताया, उसने अपना नाम बताया था अनामिका। इससे पता चलता है कि जो वंदना थी यार बड़ी शातिर थी। अब जो ये वंदना थी इसने बहुत ही प्लानिंग के तहत मर्डर किया। सबसे पहले माँ और बेटे को अलग किया। बेटे के दिल में माँ के खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि वो दोनों अलग अलग रहने लग गए। पहले इसने वहाँ ख़त्म किया सासू माँ को, उसके बाद फिर अपने हस्बैंड को ख़त्म किया, क्योंकि इसे पता था कि इनके पास और कोई इनहेरिटेंस में है ही नहीं जिसके पास प्रॉपर्टी जाएगी, प्रॉपर्टी इसी के पास आनी थी। इसने प्रॉपर्टी के लालच में आकर के इतना बड़ा कदम उठाया, और मतलब क्या ही बोल सकते हैं यार, मुझे खुद बताने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। जैसे जैसे मैंने इस केस के बारे में पढ़ा ना, मुझे रिश्तों से मेरा विश्वास डगमगाने लग गया। मतलब किस तरह से लोग गलत हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी, वंदना ने इतना कुछ कांड किया था लेकिन उसको गिल्ट बिल्कुल भी नहीं था। यू वोंट बिलीव कि लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस घर में उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया था, उस घर में अक्टूबर में ही उसने सत्यनारायण भगवान की कथा भी रखी थी और उसने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाया था। और जो वंदना थी वो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मोटिवेशनल कोट्स और अपना घूमते ट्रैवल करते हुए फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत कुछ अपलोड किया करती थी। अब बैक टू द पॉइंट आते हैं जहाँ मैंने आपसे कहा था कि कानून का लूप होल, जो शुरुआत में मैंने बात की थी। अब उस पॉइंट पे आते हैं। डेट आई 12 मई 2023। कत्ल के 3 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के पहले ही उसे कोर्ट में सबमिट कर दिया गया था, जिस बेसिस पर जो दोषी है वो बाय डिफ़ॉल्ट बेल के लिए मांग कर सकते हैं। और इस केस में भी इन तीनों ने बेल के लिए मांग की थी, लेकिन 17 जून 2023 में जो ट्रायल कोर्ट था, इन्होंने जो बेल का डिफ़ॉल्ट जो था प्रावधान, उसको रिजेक्ट कर दिया इनके लिए स्पेशली। अब जो डेडलाइन डेट थी उससे पहले रिपोर्ट नहीं दे पाए थे, इसीलिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उन्होंने 12 अक्टूबर को जो ये अरूप डेका था इसे बेल दे दी, बेल ग्रांट कर दी। और इसी बेसिस पे 10 नवंबर 2023 को वंदना और धांती डेका, इन दोनों को भी स्पेसिफिक चार्जेस, कुछ 50,000 रुपये और कुछ स्पेसिफिक रूल्स के साथ, एक स्ट्रिक्ट निर्देशों के साथ इन्हें बेल दे दिया गया। अब कोर्ट ने जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे वंदना को बेल दिया था उसमें यह है कि हर हफ्ते में 2 बार नून माटी पुलिस स्टेशन वंदना को जाना होता है, अपनी हाजिरी दर्ज करवानी होती है, और वो कोर्ट के परमिशन के बिना अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ सकती है। और फिलहाल केस का अपडेट ये है कि केस अभी भी चल ही रहा है, लेकिन आपको पता है लूप होल्स ऑफ अवर जुडिशरी सिस्टम, तारीख पे तारीख। तो बस हर कोर्ट केस के बाद ये जो तीनों अपराधी हैं, अरूप डेका, धांती डेका और वंदना, ये तीनों मस्त घूम रहे हैं बाहर। एक जघन्य अपराध करने के बाद भी अपराधी खुले में घूम रहे हैं। मैं इसी लूप होल की बात कर रहा था। और तो और पुलिस वालों ने ये भी डिस्क्लोज किया था कि वंदना जो है उसके टारगेट पे एक और बंदा है, जो कि अरूप, जो उसके हस्बैंड के फैमिली ट्री में से ही एक बंदा था, वो भी था, लेकिन गोपनीयता के चलते पुलिस वालों ने वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया।
बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे गए हैं जहाँ पर जो वंदना है ये प्रेस वालों के सवाल पे मुस्कुराते हुए नजर आई हैं और कुछ 45 हियरिंग्स अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस केस में कोई फैसला आ ही नहीं पा रहा क्योंकि लूप होल्स ही इतने हैं हमारी जुडिशरी सिस्टम में। मैं सच बताऊं, मैं तो इस बात से बहुत आहत हूँ। आई होप कि एक राइटफुल जो डिसीजन आना चाहिए इस केस पे वो जल्दी जल्दी आए। और क्योंकि ना इस तरह के केसेस जब एग्जाम्पल बनते हैं तो हमारे समाज में ये मैसेज भी जाता है कि भाई कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेल तो मिली जाएगी। कानून का डर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह के जो केसेस हैं, इस वजह से इस तरह के केसेस देख करके लोगों में जो क्राइम करने वाले होते हैं उनके अंदर कानून का डर जो है कम हो जाता है और वो क्राइम करने के लिए और एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आगे चल के इस केस में जल्दी कोई अपडेट आए। आई होप एंड प्रे कि जो जस्टिस है वो मिले उन दोनों माँ बेटे को जिनकी हत्या की गई निर्ममता के साथ, और कोर्ट से भी मिले। और एक और कहावत है, कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। जो ऊपर वाला है वो डिसाइड करेगा और कुछ ना कुछ तो होगा। आई बिलीव दिस। फिलहाल इस क्राइम स्टोरी में यही, इससे ये पता चलता है, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपको सजग करना है। आप कभी सोच सकते हैं कि एक लव मैरिज इस तरह से ट्विस्ट होते 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 इस कगार पे पहुंच गई कि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, डबल मर्डर हो गया। इस केस ने बहुत सारे रिश्ते नातों पर विश्वास उठा दिया, एक बहुत ही गलत मैसेज समाज में भेजा और ये भी दिखाया कि एक इंसान कुछ पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है। फिलहाल आज के लिए केस इतना ही था। इसका कोई भी अपडेट आएगा मैं पक्का पोस्ट करूंगा। आपको कैसी लगी ये क्राइम सीरीज की स्टोरी प्लीज़ बताइए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस केस में जस्टिस मिले तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए वी वांट जस्टिस। इससे होगा कुछ नहीं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और इस तरह के केसेस लेकर के आऊँगा, आप लोगों को सजग कर पाऊँगा। और तब तक के लिए मैं नई स्टोरीज लेकर के आऊँगा, नई कहानियाँ लेकर के आऊँगा, हॉरर कहानियाँ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे चैनल पे। लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है लोगों को सतर्क करने का, इसकी मुहिम नहीं रुके, लोगों तक पहुंचते रहे और फैलते रहे। चलिए तब तक अगली कहानी का इंतजार कीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।